हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछली क्लास में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में अपने पढ़ा था पिछली बार में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, कॉटन इंडस्ट्रीज़। उसके बाद में अपने पढ़ा था जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, शुगर इंडस्ट्रीज़, और आज शुरू करेंगे अपने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ मिनरल पे आधारित है, जिनके लिए मिनरल्स ज़रूरी है, मिनरल्स, उन इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे आज। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। पता लग रहा ना, इसमें वो इंडस्ट्रीज आएगी जो रॉ मटेरियल के लिए मिनरल्स का यूज़ करती है। रॉ मटेरियल के लिए मिनरल्स का यूज़ करेगी, उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोला जाएगा। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दी कैटेगरी, इन दिस कैटेगरीज। अब देखो, क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हो? यानी कुछ इंडस्ट्रीज है जिनके नाम आप बता सकते हो, इजीली बता पाओगे, मुझे पता है। सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। The iron and steel industries is the basic industry since all the other industries, heavy, medium and light, depend on it for their machineries. अब देखो, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज होती है ना, ये बेसिक इंडस्ट्रीज़ है। सभी जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए ये बेसिक इंडस्ट्रीज है, क्योंकि जितने भी, चाहे वो हैवी इंडस्ट्रीज है, चाहे मीडियम है, चाहे लाइट है, किस पे डिपेंड करेगी? ऑन देयर मशीन, ऑन इट फॉर देयर मशीनरीज। उस पर जो भी वो किस पर निर्भर कर रही है? डिपेंड कर रही है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज पे अपनी मशीनरीज के लिए, चाहे वो किसी प्रकार की इंडस्ट्रीज हो, हैवी हो, लाइट हो या मीडियम हो। ठीक है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड ए वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब देखो, अन्य प्रकार के जो भी उद्योग है वो किस पे डिपेंड करते हैं? जैसे इंजीनियरिंग सामान आ गया, कोई इंजीनियरिंग गुड्स आ गया, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण सामग्री आ गई है, और डिफेंस यानी रक्षा सामग्री आ गई है, मेडिकल चिकित्सा, टेलीफोन, साइंटिफिक इक्विपमेंट वैज्ञानिक उपकरण है। जितने भी ये बनने वाले हैं, ये किस, इनके लिए क्या जरूरी है? स्टील यानी इस्पात है, उसकी ज़रूरत होती है इनको। फिर आगे प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज often regarded as the index of a country's development. अब देखो, इसके अंदर ये इंडेक्स दिया गया है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिशिंग स्टील इन इंडिया। ठीक है ना, तो इसमें दे रखा है टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिशिंग स्टील इन इंडिया। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है फिनिश्ड स्टील का? 2013-14 में 87.67 मेट्रिक टन्स, 2014 एंड 15 में 92.16 मेट्रिक टन्स, फिर 91 मेट्रिक टन्स, 101.3 मेट्रिक टन, 86.69 मेट्रिक टन 2017 एंड 18 के अंदर। तो ये उसका विकास है, विकास का पैमाना है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफ्टन रिगार्ड एज द इंडेक्स ऑफ ए कंट्री डेवलपमेंट। अब किसी भी देश का अपने देखना है डेवलपमेंट कितना हुआ है, तो अपने देखेंगे वहाँ पर इस्पात का उत्पादन कितना हुआ है। आयरन एंड स्टील इज़ ए हैवी इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो वो काफ़ी भारी इंडस्ट्रीज है, बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड आर हैवी एंड बल्कि इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब देखो, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है उनमें जो रॉ मटेरियल
होता है वो, और उस फिनिशिंग गुड्स है जो तैयार माल है, दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं, बल्कि और हैवी होते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और उनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात है, वो परिवहन लागत है वो ज़्यादा पड़ेगी। आयरन और कुकिंग कोयल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशो ऑफ approximately 4:1. Some quantities of manganese are also required to harden the steel. अब देखो इसके अंदर जो उद्योग है अपना आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, इसके अंदर आयरन स्टील, कोकिंग कोल, चूना पत्थर है, इनका जो रेशो होगा ना 4:2.1, ये 4 क्या होगा, आयरन ओर होगा, कोकिंग कोल 2 होगा और चूना 1, ये इसका रेशो रहेगा। इसमें मैग्नीज है उसकी कुछ मात्रा भी बना आवश्यकता होती है। फिर देखो वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड। अब देखो स्टील प्लांट जहाँ लगाएंगे तो उसके लिए आइडियल लोकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे अपने पहले पढ़ा था इसको भी, इंडस्ट्री लेती है उसकी लोकेशन किन चीज़ों में डिपेंड करती है। रिमेंबर दैट द फिनिशिंग प्रोडक्ट्स आल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंज्यूमर्स। अब पता है अभी जो अपने जो फिनिशिंग गुड्स है, तैयार माल हो गया है, उसको अपने बाजार तक पहुंचाना है, ठीक है ना, बाजार तक पहुंचाना है और उपभोक्ता जो कंज्यूमर है उन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए अपने को परिवहन की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी लोकेशन ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्ट लोकेशन है वो अच्छी हो। इन 2018 विद 106.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन, इंडिया रैंक सेकंड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। अब देखो 2018 के अंदर 106.5 मिलियन टन्स जो क्रूड स्टील है उसका उत्पादन अपने यहाँ किया गया। इंडिया की जो रैंक थी वो सेकंड वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर था, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक सेकंड आई थी। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पोन आयरन। अब स्पंज आयरन जो है ना उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है इंडिया है। इन 2018 पर कैपिटा consumption of steel in the country was only around 70.9 kg per annum against the world average of 224.5 kg। अब देखो इंडिया में जो प्रति व्यक्ति जो स्टील है उसकी खपत है ना वो 2018 के अंदर 70.9 kg पर एनम थी वार्षिक, ठीक है। और विश्व के अंदर ये वर्ल्ड की तरफ से प्रति व्यक्ति औसत खपत कितनी है, 224.5 kg। अब ये जो इसमें दिया गया है, आंकड़े दिए गए अपने को, डाटा दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका सोर्स क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो अपनी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ये डाटा जारी किए गए हैं। फिर अब इसमें देखो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, जो इस्पात निर्माण है उसकी प्रक्रिया, प्रोसेस क्या रहता है उसका। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, जो रॉ मटेरियल है उसको जो स्टील प्लांट है वहाँ तक पहुँचाने के लिए अपने को ट्रांसपोर्ट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर ब्लास्ट फर्नेस यानी झोंकदार भट्टी, आयरन और इज मेटल्ड लाइमस्टोन इन फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, स्लैग इज रिमूव्ड, कोक इज ब्रंट टू हीट द आयरन। अब देखो इसमें आयरन और है उसको सबसे पहले क्या मेल्टेड यानी उसको गलाया जाएगा। लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, चूना पत्थर और दूसरी सहायक जो खनिज होते हैं उसको इसमें मिलाया जाएगा, एडेड किया जाएगा। स्लैग इज रिमूव्ड, कोक इन ब्रंट टू हीट द आयरन, धातु भी जो होता है उसका जो मेल है उसको हटाया जाएगा। फिर आवश्यक होता है जो उसको गर्म करने के लिए कोक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। फिर पिग आयरन क्या था, दलवा लोहा, मोल्टन मटेरियल पोर्ड इनटू मोल्स कॉल्ड पिग्स। अब जो तरल पदार्थ निकला था अपने उसको सांचे
इसके सांचे बने फ्रेम बने होते हैं, उसमें डाला जाता है, जिससे डलवा लोहा तैयार होता, पिग आयरन है वो तैयार होगा उससे। फिर स्टील मेकिंग, पिग आयरन है उससे स्टील का निर्माण होगा, पिग मेकिंग। पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाई मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज मैग्नीज, निकल, क्रोमिनियम आर एडेड। अब डलवा लोहा है जो पिग आयरन, उसको वापस से मेल्टिंग यानी उसको गलाया जाएगा, फिर ऑक्सीडाइजेशन यानी ऑक्सीकरण के द्वारा जिसकी इम्प्योरिटीज होती है, अशुद्धता है, उसको हटा करके मैग्नीज, निकल, क्रोमियम ये मिला करके इसको बिल्कुल प्योर किया जाएगा। शेपिंग मेटल। अब देखो धातु को आकार देना, सबसे पहले रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फोर्गिंग। रोलिंग, प्रेसिंग, डलाई और गड़ाई करके वो धातु का आकार दे देंगे। फिर देखो आगे, एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज हैंडल, एवरीथिंग इज एन वन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शिपिंग। अब मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र जिनमें विद्युत पट्टी, ठीक है, रद्दी, एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है वो बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है, हैंडल्स एवरीथिंग इज वन कॉम्प्लेक्स। अब इसको जो जितना भी सामान है उसको एक कॉम्प्लेक्स में लाया जाएगा, फ्रॉम पुटिंग, चाहे वो पुटिंग है जैसे डालना उसको, टुगेदर रॉ मटेरियल उसका कच्चा सामान के साथ, टू स्टील मेकिंग स्टील के निर्माण के लिए, रोलिंग एंड शेपिंग उसे डालना और आकार देने की प्रत्येक क्रिया वो एक ही जगह पर संपादित की जाएगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखो मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अब जो जितने भी उपक्रम हैं अपने इंडिया के अंदर स्टील के, वो किस में पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं, जिनके ऊपर कंट्रोल कौन होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी शेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शेल के माध्यम है, उससे इनको बेचा जाएगा मार्केट के अंदर। इन द 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। देखो 1950 के दशक में चीन और चाइना और इंडिया थे, वो सेम लगभग एक ही मात्रा में इस्पात जो है स्टील है उसका उत्पादन करते थे। टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। वर्तमान में क्या है, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्टील का। चाइना इज आल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील, और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी कौन है, चाइना ही है। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब देखो भारत में जो छोटा नागपुर का पठारी भाग है ना, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, वो क्या है, अधिकांश जो अपना मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, अधिकांश जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पर लगी हुई है, छोटा नागपुर का पठारी भाग है उसी एरिया में लगी हुई है। इट इज़ लार्जली, ये बहुत बड़ा है, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज इंडस्ट्रीज। इस रीजन में ही ये उद्योग क्यों गया, क्योंकि उनके अनुकूल जो सापेक्षिक परिस्थितियाँ होती है ना, वो यहाँ पर मिलती है अपने सारी की सारी। दीज इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन और, इसके अंदर क्या समझ होगा, लो कॉस्ट ऑफ आयरन और, आयरन और है वो लो कॉस्ट में मिलेगा अपने को। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन अप्रोक्सीमेटली, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल अब अपने को यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मात्रा में मिल जाएगा। चीप लेबर, कम मात्रा में अधिक मजदूर है जो कम अपने को वेजेस पे मिलेंगे। एंड वेस्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, होम मार्केट है उसके लिए अच्छी कंडीशन है यहाँ पे। तो इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड येट। इसी कारण इंडिया जो है महत्वपूर्ण आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इस समय बनी हुई है वर्ल्ड के अंदर। वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्ज ड्यू टू ए हाई कॉस्ट ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग ऑयल, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, irregular supply of energy and
पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। we also import good quality steel from other countries. However, the overall production of steel is sufficient to meet our domestic demand. अब देखो, हम अच्छी क्वालिटी का स्टील है वो इंपोर्ट भी करते हैं अपनी कंट्री के लिए, हाउएवर क्योंकि द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड, क्योंकि जो अपने स्टील यहाँ होता है वो अपनी डोमेस्टिक डिमांड है उसको पूरी तरह से पूरा नहीं करवाता। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिव ए बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। लिबरलाइजेशन जैसे उदारता और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी मुद्रा है उसका सीधा इन्वेस्टमेंट है वो इस उद्योग के लिए क्या है, बूस्ट साबित हुआ है। विद द एफर्ट ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, जो निजी एंटरप्रेन्योर्स से व्यापार है उसके कारण इसका बूस्ट मिला है इस उद्योग को। देयर इज ए नीड टू अलोकेट रिसोर्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। इसी के कारण अपना जो स्टील उद्योग है, स्टील इंडस्ट्री है, वो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। तो ये था अपना आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज। तो आप आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। थैंक यू।